चलें। हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल आनंद मैथ संसार में स्वागत है। जैसा कि हम लोग इस चैनल के थ्रू पूरा 9 से लेकर 12 तक की पूरी मैथ्स करेंगे, बोर्ड के पीवाईक्यू सारे कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। अभी तक हम लोग जो शुरुआत किए 11th के आपके 2 लेक्चर डले, आज से हम लोग प्रॉपर अपना 12th का स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक बार आप सभी लोगों का बेहद ही स्वागत है यहाँ पे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कंटेंट अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करें कि हाँ बेहतरीन समझ में आ रहा, ताकि एक हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ चीज़ें हमारे बच्चों तक जो भी हम पहुँचाना चाह रहे हैं वो पहुँच रही है और उन्हें समझ में आ रही हैं चीज़ें। ठीक है, और देखते हैं हम लोग समय ना गवाते हुए, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं आपका 12th का चैप्टर नंबर 3 है। ये एक तरीके से ये समझ सकते हो कि ये जो चैप्टर 3 है ना मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स 12th के लेवल पे बहुत आसान चैप्टर है। यहाँ से आप जो भी क्वेश्चन आएगा बहुत आसानी से अपने पेपर में इसको स्कोर कर सकते हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम हो। यहाँ से आपको बहुत हेल्पफुल वीडियो मिलेगी। और ये हम लेके कैसे चलेंगे, कॉन्सेप्ट, उसके बाद एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज, सारा का सारा आपको पूरा का पूरा मिलेगा। तो आओ देखते हैं, समय ना गवाते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं सारी चीज़ों को। जैसे आप देखोगे पहला टॉपिक है आपका मैट्रिक्स। क्या है आपके पास? मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स होती क्या है समझते हैं। आपके पास मैट्रिक्स देखो एक ऐसा सिनेरियो होता है क्या कि अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर और फंक्शंस। ठीक है, द नंबर और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। ये तो एक तरीके से आप देखोगे थ्योरी लिखी हुई है। ठीक है, हम लोग इसको समझते हैं अपने लैंग्वेज में। सबसे पहले ये समझते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। देखो मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मेट होता है, हम लोग इस तरीके का जो दिखाते हैं इसमें एलिमेंट्स को रखते हैं, वो क्या होता है डिनोट करने का, मैट्रिक्स। और फिर एक फॉर्मेट ऐसा होता है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, ये हम लोग क्या करते थे, इसको बोलते थे डिटर्मिनेंट। ठीक है ना। यहाँ से मैट्रिक्स में जो ये सारे एलिमेंट भरते हैं उन्हीं को हम लोग क्या भरते हैं, किस किस तरीके से भर सकते हैं। देखो जैसे कैसे भर सकते हैं हम लोग यहाँ समझते हैं। ये समझ में आया ना कि मैट्रिक्स को आप डिनोट कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से लिया एक कॉन्सेप्ट कि हमारे पास कुछ एलिमेंट है, जैसे हमने लिया 2 3 4 5 6 7, ये फॉर्मेट है। ये देखो कैसा एक मैट्रिक्स का फॉर्मेट है। अब इसने क्या रखा था, एक रेक्टेंगुलर अरे है, एक रेक्टेंगुलर अरे है, देख सकते हैं आप रेक्टेंगुलर का फॉर्मेट है। और इसमें जो अंदर ये सारे भरे हुए ना, इनको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, एलिमेंट्स बोल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं, एंट्रीज बोल रहे हैं। एक वर्ड और लिखा है नंबर ऑफ फंक्शंस। फंक्शन का मतलब है कि आप इसी ही मैट्रिक्स में आप कोई फंक्शन भी रख सकते हो। ठीक है, जैसे हमने ले रखा क्या, साइन एक्स, ठीक है, कॉस एक्स ले सकते हैं हम यहाँ पे, या हमने यहाँ पे भर दिया माइनस का साइन एक्स, और क्या ले सकते हैं, फिर से cos x ले लो। ये सारे देखो है मैट्रिक्स का फॉर्मेट। रख क्या सकते हैं आप यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी रख सकते हैं। और क्या पुट कर सकते हैं हम, और हम देख लेते हैं यहाँ से हम एक चीज़ और बना सकते हैं। जैसे हमने अलजेब्रिक का भी फॉर्म ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर 2x, हम यहाँ ले सकते हैं माइनस एक्स, या हमने ले लिया 3x स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्मेट कैसा आपके पास है, मैट्रिक्स का। ये इसके अंदर जो ये भरे गए हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रीज या एलिमेंट्स बोल सकते हैं। ये जो भरे गए एलिमेंट्स ये फंक्शन के फॉर्मेट में, अलजेब्रा के भी फॉर्मेट में, इनको भी हम फंक्शन ही बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि इसको लिखते किस पैटर्न में। जैसे कहीं देखो हमने 2 लिखा है, कहीं इस फॉर्मेट में हमने यहाँ 3 एलिमेंट लिख दिया, यहाँ 2 ही लिखे हैं हम, यहाँ 3 नीचे लिख लिया। ये क्या तरीका क्या है इनका लिखने का। लिखने का कोई तो तरीका होगा कि कैसे कैसे कब कितने रखने हैं, कब क्या रखने हैं, तो इनका एक ऑर्डर होगा। ऑर्डर होगा तो इसके मतलब समझते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है हम लोग आगे देखते हैं। जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं ना, तो ध्यान रखना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे समझते हैं कि अ मैट्रिक्स हैविंग m रो एंड n कॉलम इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, और सिंपली m क्रॉस n इज अ मैट्रिक्स। रीड इसको पढ़ते कैसे हम लोग, m/n। आपको बस इतना ध्यान रखना, ये सारी डेफिनेशन आपको नहीं समझ में आ रही कोई बात नहीं, आप यहाँ ध्यान रखें, बिल्कुल इजी लैंग्वेज हम लोग समझते हैं। तो ये हुई कि ये बात ऐसा हुआ कि किताबी लैंग्वेज है, हम लोग यहाँ रीड कर लिए, समझ में आया चाहे नहीं। लेकिन हाँ ये है कि हम फॉर्मेट जब तक प्रैक्टिकल लिखेंगे नहीं, एग्जाम्पल नहीं समझेंगे, समझ नहीं आएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है क्या। तो उससे पहले हम समझते हैं कि रो और कॉलम क्या होता है। देखो एक मैट्रिक्स हम बना रहे हैं, मैट्रिक्स हमने बनाया A B C और D ले लिया मैंने। जो आपके पास ये फॉर्मेट कैसा होता है आपके पास, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, R1 R2। जो आपके पास हॉरिजेंटल होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रो। और जो आपके पास वर्टिकल के फॉर्म होते हैं, जैसे हमने लिखा C1 और C2, ये कैसा होता है आपके पास, कॉलम। तो एक तरीके से दिख रहा है आपके पास जो हॉरिजेंटल होता है हमारे पास, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, हॉरिजेंटल का जो फॉर्मेट होता है
हॉरिजॉन्टल के फॉर्मेट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रो। और जो आपके पास वर्टिकल का फॉर्मेट है, ठीक है, कैसा फॉर्मेट, वर्टिकल का फॉर्मेट है, उसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, कॉलम। ठीक है, रो और कॉलम के लिए अब ये कितने भी बन सकते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल ये लिया था, और हम ले सकते हैं यहाँ पे, हमने इस तरीके से एक बना दिया, यहाँ पे लीजिए कुछ एलिमेंट 1 2 3 माइनस का 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे, यहाँ से समझ माना चाहिए कितने रो हैं आपके पास, एक रो आपके पास देखो ये है R1 R2 और है आपके पास क्या R3। इधर देखोगे आपके पास कॉलम है C1, आपके पास है C2 और आपके पास क्या है C3। क्लियर हुई बात इतनी। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, आपके पास 3 रो हैं और आपके पास क्या है 3 कॉलम। तो इसका लिखने का तरीका किस फॉर्मेट में होता है, जब हम आगे देखते हैं इसी में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की, तो इसका लिखने का तरीका क्या होता है और समझते हैं कि जब हम ऑर्डर बनाते हैं, यहाँ बना दे रहा हूँ मैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखने का जो तरीका होता है ना, वो हम लिखते हैं क्या, रो इनटू या रो क्रॉस कॉलम। क्या रखते हैं, रो क्रॉस कॉलम। ठीक है, इनको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग समझ लेते हैं किस तरीके से रखते हैं, आरसी। आप इतना ध्यान रखोगे, आरसी का फॉर्मेट हम लोग लेके चलते हैं। अब ये आरसी लिखने का तरीका क्या है, जैसे हमने बनाया कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हमने लिया क्या 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या 2 ही कॉलम है और 2 ही क्या आपके पास है रो है। तो जो पहला वाला ऑर्डर होगा ये क्या कहलाएगा आपका रो, और जो ये होगा ये क्या कहलाएगा आपके पास कॉलम। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब ये ऑर्डर किसी भी तरीके से हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे नॉर्मली हम एलिमेंट लेके चल रहे हैं 2 3 4 5, तो कहीं ना कहीं इन एलिमेंट्स जैसे यहाँ पे तो चलो लिया था हमने डायरेक्ट, कोई ना कोई इसकी जनरल फॉर्म होगी। जनरल फॉर्म में किस तरीके से बैठाते हैं, क्योंकि जनरल फॉर्म होगी तभी तो वहाँ पे वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। तो जैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी चीज़ को, तो एक जनरल फॉर्म होती है, उस जनरल फॉर्म पे कई सारे आपके मैट्रिक्स हो सकते हैं, कई सारे आपकी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे देखते हैं और जनरल फॉर्म क्या है, और ये समझ में आया। जैसे यहाँ से आपको बताया जाए, पहले जनरल फॉर्म सीखते फिर कंस्ट्रक्ट करते हैं। जनरल फॉर्म क्या कहता है, आप देखोगे जनरल फॉर्म की जब हम बात करेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो एलिमेंट उनको रिप्रेजेंट भी किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हम समझ रहे हैं यहाँ पे कि हम यहाँ ले रहे हैं 3x3 की मैट्रिक्स, 3x3 की मैट्रिक्स हम लोग क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 3x3 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब देखो 3x3 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे तो यही बात आ जाती, जनरल की है क्या। अब यहाँ पे देखो एक मैट्रिक्स A इक्वल टू ले रहे हैं, अब हमें नहीं पता यहाँ कौन सा एलिमेंट भरेंगे। तो जब भरने का तरीका होता है ना, तो उसको हम लोग कैसे भरते हैं, सबसे पहले देखते हैं A11 का मतलब है पहला रो पहला कॉलम। अभी हम लोग बताए थे ना, इसको देखो एक ध्यान रखना, इस फॉर्मेट में जो मैट्रिक्स ले रहे हैं वो ले किस हिसाब से ले रहे हैं, AIJ, और यहाँ पे क्या है M क्रॉस N इसका ऑर्डर है। M क्या आपका रो है, N क्या आपका कॉलम है। AIJ का मतलब जो यहाँ पे I किसका काम कर रहा है, वो रो का काम कर रहा, और जो आपके पास J है वो किसका काम कर रहा है, आपके पास कॉलम का काम कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ से देखो A11 का मतलब है पहला रो पहला कॉलम। फिर आपके पास क्या है A12, मतलब क्या आपके पास है पहला रो दूसरा कॉलम। फिर क्या ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे A13, बना किसका रहे हैं 3x3 का। फिर आगे ले रहे हैं हम क्या, दूसरा रो पहला कॉलम, उसके बाद क्या दूसरा रो दूसरा कॉलम। यहाँ ले रहे हैं हम लोग क्या, दूसरा रो तीसरा कॉलम। यहाँ पे बना रहे हैं हम लोग क्या, तीसरा रो पहला कॉलम। फिर क्या आपके पास है तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो और तीसरा कॉलम। ये ऑर्डर किसका बना, आपके पास 3x3 का बना। अब देखो एक ये जनरल फॉर्म ही तो हुआ ना, यहाँ तो कोई भी एलिमेंट बैठ सकता है, बट तरीका क्या है आपके पास A11, मतलब इस तरीके से आप सारी चीज़ें करोगे, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। क्यों, क्योंकि आप जो J देखो यहाँ पे J के ही तो प्लेस पे 3 है और J क्या आपका कॉलम है। क्लियर है ये बात। अब देखो यहाँ पे ये किस तरीके से इनको रखते हैं, और जो IJ है ना हम उसको लेंगे कैसे। यहाँ पे जो I और J की वैल्यू होती है ना, वो हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं। और हम ये देख रहे थे कि जो ऑर्डर बना रहे थे, ऑर्डर किस फॉर्म में रहता था हमारा, M क्रॉस N की फॉर्म में रहता था। इसका मतलब पहली वाली वैल्यू रो है, दूसरी वाली कॉलम है। तो I की जो वैल्यू होगी वो किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे हम, M ही तो था, रो ही था।
तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो आई होगा वो हम उसकी रेंज क्या होगी, 1 से लेके हमारी कहाँ तक होगी, m तक। दूसरी बात हमारे पास j क्या होगा, आपके पास जो j होगा वो भी 1 से लेके कहाँ तक होगा, इस बार j जो होगा वो 1 से लेके कहाँ तक होगा आपके पास, n तक। अब ये बात दिमाग में आएगी कि आई जे आपने सर नेचुरल नंबर ही क्यों लिया, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, कोई चीज जब हम लिखते हैं, जैसे हमने बोला 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो 1 2 3 4 ये जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 ये सारे, ये सब किसके अंदर आते हैं, नेचुरल नंबर के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। क्या कभी ये हो सकता है कि अगर मैं यहाँ नेचुरल ना लेके होल नंबर लूँ तो कभी आप बोल सकते हो कि सर 0 रो होती है क्या, या 0 कॉलम, या कोई वैल्यू में अगर यहाँ n ना लेके नेगेटिव में लूँ, नेगेटिव इंटीजर में, क्या कभी कहोगे माइनस रो, माइनस का इतने कॉलम, ये तो बोल नहीं सकते हम लोग। इस वजह से हम जो आई जे या रो और वो ले रहे हैं, उनकी जो रेंज ले रहे हैं वो किस में ले रहे हैं, 1 से लेके आप नेचुरल तक बना सकते हो। ये जनरल फॉर्म समझ में आई। ये इसी तरीके से आप कंस्ट्रक्ट करोगे। अब कुछ एग्जाम्पल समझते हैं कैसे कैसे कंस्ट्रक्ट करना है और देखते हैं। जैसे यहीं पे मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके लिए, समझते हैं आप। ये क्वेश्चन ये क्या कह रहा है आपके पास कि आपको एक मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूँ 3/2 की एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। 3/2 की एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। अब 3/2 की एक मैट्रिक्स जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपके बात में दिमाग में ये आनी चाहिए कि ये आपके पास किसका काम कर रहा है, रो का, ये किसका काम कर रहा है आपके पास, कॉलम का, ठीक है। तो रो कितना आपके पास है, 3 है, कॉलम कितने आपके पास है, 2 है। अब मैट्रिक्स देखो जनरल फॉर्म जो था उसी हिसाब से बनाओगे ना। अब यहाँ पे जब आप बनाओगे तो आपके पास दिमाग में रहनी चाहिए कितने रो होने चाहिए, 3, और कितने कॉलम होने चाहिए, 2। इसका मतलब एक बनेगा कैसा, ये A11 A12, पहला रो कंप्लीट हो गया, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा क्या करोगे आप, दूसरा रो पहला कॉलम, उसके बाद है A22, ये आपके पास देखो दूसरा रो क्लियर हो गया, ठीक। फिर उसके पास क्या आपके पास है A31 और A32, ये आपके पास देखो तीसरा रो क्लियर हो गया। ये देखो थोड़ा सा इसको सही करते हैं, ये 4 जैसे लग रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, पूरा ही मिट गया, एक सेकंड। ये आपके पास है R2, ये आपके पास है R का 3। अब देखो हमें बनाना क्या था, 3 × 2 का कंस्ट्रक्ट करनी थी मैट्रिक्स। यहाँ पे कितना आपके पास देखो, ये आपके पास है C1, ये आपके पास है क्या, C2। इतनी बात क्लियर हुई। तो कहने का मतलब ये ध्यान रखोगे, ऑर्डर में ऑर्डर का फॉर्मेट याद रखोगे, हमेशा रो इंटू कॉलम रहेगा। जब भी आपको दिया रहेगा आपको इस तरीके से बनाना है। समझ गए नहीं समझ गए इस बात को। और देखते हैं कुछ क्वेश्चनों पे अप्लाई करते हैं इसको। जैसे आपके पास क्वेश्चन है ये वाला। हाँ एक बात और यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसी में ही, जैसे आपको कभी ये पता करना पड़े कि आपके मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, हमेशा जब हम एलिमेंट निकालेंगे, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स मैट्रिक्स की जब हम लोग बात करेंगे तो जो आपके पास रो के एलिमेंट होंगे ना और कॉलम के पास, उनका मल्टीप्लाई कर देना। जितने रो हैं और जितने कॉलम हैं उनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे इसी में हमें पता करना कितने एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे जरा बताना, रो की कितने रो हैं आपके पास, 3 है, और कॉलम कितने आपके पास है, 2। 3 और 2 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 6। इसका मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 6 है। देखो 1 2 3 4 5 और 6, क्लियर है ना। टोटल एलिमेंट भी अगर आपको निकालना है तो जो आपके पास रो और कॉलम होंगे उनका मल्टीप्लाई कर लोगे तो वो पता चल जाएगा कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। इतनी बात मुझे लगता है आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे देखते हैं, इसी फॉर्मेट पे ये क्वेश्चन है, एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी का ही। क्या कह रहा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, एक मैट्रिक्स के अंदर आपके पास 8 एलिमेंट्स हैं, तो कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, इसके अंदर कितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। आओ बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉसिबल ऑर्डर का मतलब समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे आपको ये बनाना है कि 8 एलिमेंट है, उसके साथ कितने ऑर्डर बन सकते हैं। तो आओ यहाँ समझते हैं क्या है। इसको हम लोग देखते हैं एक लाइन के फॉर्मेट में। इनको हम डिवाइड कर दे रहे हैं 3 पार्ट में, ठीक है। और यहाँ से समझते हैं क्या है ये। यहाँ पे देखो हमने लिखा है यहाँ का ऑर्डर, हम यहाँ बना रहे हैं क्या,
ऑर्डर, और यहाँ पे हम ले रहे हैं क्या, रो, और इसको हमने बना दिया क्या, कॉलम। ठीक है, अब ऑर्डर देखो, पहला ऑर्डर क्या बन सकता है आपके पास, 8 इंटू 1। अब 8 इंटू 1 का मतलब क्या, यहाँ पे समझते हो। 8 इंटू 1 का मतलब है कि आपके पास देखो सबसे पहले क्या होता था, रो, तो इसका मतलब है 8 रो और 1 कॉलम। 8 रो और 1 कॉलम का मतलब कैसे एलिमेंट बनेंगे इसके अंदर, मैं समझा दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे देखो आपके पास इस तरीके के एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 से लेके 6 7 8 मान ले रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो आपके पास कितने रो हो गए, 1 रो। इसी तरीके से कितने रो बन जाएंगे यहाँ तक, 8 रो। देखोगे आपके पास 8 रो है और 1 कॉलम है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखोगे 8 रो 1 कॉलम है, और इसी को जो है हम लोग 8 रो और 1 कॉलम है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे जब इसका, तो कितने एलिमेंट आएंगे, 8 आ रहे हैं। यही तो कह रहा था, एलिमेंट 8 होने चाहिए। और ऑर्डर लिखने का तरीका क्या था आपके पास, 8 इंटू 1। इसका मतलब यहाँ पे रो कितने होंगे, 8, और कॉलम कितना होगा आपके पास, 1। एक ऑर्डर तो ये बन रहा पॉसिबल। दूसरा हम इसी को अगर पलट देते, हमने बोला 1 इंटू 8। ठीक, 1 इंटू 8 को भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8, मतलब एलिमेंट तो 8 प्रेजेंट ही है। अब इसमें देखो आपके पास 1 रो होना चाहिए, 8 कॉलम। इसको किस तरीके से बना सकते हैं हम लोग, यहाँ से जब आप देखोगे इसका मतलब इसके अंदर 8 एलिमेंट इस तरीके से होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो यहाँ पे 1 रो 8 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 हो रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे इस बार कितना है, रो आपके पास 1 है और कॉलम आपके पास कितना है, 8 है। बात समझ गए ना। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या फॉर्मेट बन सकता है आपके पास। जब हम और की बात करेंगे, और क्या ऑर्डर बन सकता है पॉसिबल जो 8 एलिमेंट के साथ आए। एक ऑर्डर हमें ये दिख रहा है यहाँ से कि 2 इंटू 4 का, 2 और 4 का मल्टीप्लाई कितना होगा आपके पास, 8 होगा। रो कितने आपके पास है, 2 होंगे, और कॉलम कितना आपके पास है, 4 है। इसको बनाओगे तो क्या, 2 रो और कॉलम कितने होंगे आपके पास, 8। तो यहाँ पे इसको किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे कि आपके पास 2 रो हो और कॉलम कितने हो, 8। अब 2 रो होंगे और कॉलम कितने होंगे, 8 होंगे, तो किस तरीके से बनेगा, कोई एलिमेंट भर के रख लो, 2 रो का बनाओ और 8 कॉलम का। तो यहाँ पे हमारे पास देखो A11 A12 A13, और यहाँ पे बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे बन जाएगा आपके पास A14। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या बना सकते हैं, A21 A22 A23 और A24। ये देखो आपके पास क्या बन गया, 2 1 रो आपके पास, दूसरी रो। ठीक है ना, और कॉलम कितने आपके पास हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम और 4 कॉलम। तो ये क्या था आपके पास, 2 रो के साथ और 4 कॉलम के साथ, जिसका एक ऑर्डर ये बन सकता है। और क्या तरीका है, यहाँ से देखो एक पूरा क्वेश्चन में इसको ओपन करके इसलिए समझा दे रहा हूँ, आपको बेसिक चीज़ें हैं, जब ये क्लियर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक सब बनाने लगोगे। और ऑर्डर क्या हो सकता है आपके पास, यहाँ से देखो एक पॉसिबल ऑर्डर, ये इसी को अगर मैं उल्टा कर दूँ तो क्या कर सकता हूँ, 4 इंटू 2। अब बताने की जरूरत तो है नहीं ना कैसे बन रहा। इस बार रो क्या हो जाएगा आपके पास, 4 हो जाएगा, और कॉलम कितना हो जाएगा, 2। तो इसके अलावा देखो और कोई ऑर्डर आपके पास नहीं बनेगा। तो जो यहाँ से बन के आया आपके पास, जो पॉसिबल ऑर्डर है आपके पास, पॉसिबल ऑर्डर बन के आ रहे हैं, वो कौन कौन से बन के आ रहे हैं। एक बन रहा आपके पास 8 क्रॉस 1 का, एक बन रहा 1 क्रॉस 8 का, एक बन रहा आपके पास 2 क्रॉस 4 का, और एक बन रहा 4 क्रॉस 2 का। अगर इसको आप ऑर्डर पेयर में रखना चाहते हैं तो ऑर्डर पेयर में भी रख सकते हैं। ऑर्डर पेयर में रखेंगे तो किस तरीके से रखेंगे, ये पेयर बनाएगा हमारे पास 8 1 1 8, और आपके पास है 2 4 और 4 2 का। क्वेश्चन समझ में आया। अब इस तरीके से कोई भी एलिमेंट दे सकता है, 8 के अलावा कुछ भी बना ले, तो आप समझ जाना कि हाँ तोड़ना किस तरीके से, इसी तरीके से। आगे देखते हैं आपको अगला क्वेश्चन क्या इसमें बनता है। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी देखो, आपका एग्जाम्पल ही है। क्वेश्चन क्या कह रहा कि कंस्ट्रक्ट आ 2 इंटू 3 मैट्रिक्स, मतलब हमें बनाना है, कौन सी मैट्रिक्स बनाना है, 2 इंटू 3 की, हुज एलिमेंट्स आर गिवन ए आई जे। यहाँ पे कंडीशन दिया गया ए आई जे के फॉर्म में 1/2 मॉडुलस में i माइनस का 3j। अब समझो यहाँ पे
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक बात समझ में आ रही है कि हमें मैट्रिक्स किसकी बनानी है, आपको 3x2 की। इसका मतलब हमारे पास जो मैट्रिक्स का फॉर्मेट होता था वो किस फॉर्मेट में होता था, जनरल फॉर्म की जब हम लोग बात करेंगे AIJ की, और ये क्या था आपके पास m×n। यहाँ से देखो 3y किसकी बनानी है, 2 की। अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनाना 3/2 का मतलब क्या है, यहाँ समझो, इस 3/2 का मतलब है कि आपके पास 3 ही रो हैं और क्या आपके पास है, कॉलम कितने आपके पास है, 2 कॉलम है। ठीक, और बनाते हैं। अब जब जनरल फॉर्म इसकी बनाएंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा बन के आएगा, 3 रो का मतलब आपके पास क्या है, A11 A12 A21 A22 A31 A3। ये मैट्रिक्स देखो 3 रो और 2 की मैट्रिक्स बन रही है। ठीक, ये आपको बनानी है। अब देखो ये तो बन गई, लेकिन इसके अंदर एलिमेंट निकालना है कहाँ से, इस वाली कंडीशन से। ये वाली कंडीशन है कि आपके पास AIJ। अभी हम लोग सीख गए थे जो ये आगे वाला I होता, ये आपके पास क्या होता, J होता। AIJ की जो कंडीशन दी गई वो दी गई आपके पास 1/2 मॉडुलस में I-3 का J। ठीक है, मॉडुलस में है ये, क्लियर है। अब देखो यहाँ से निकालना चालू करते हैं पहला एलिमेंट। जैसे आप देखोगे जब पहला एलिमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे A11 निकालना है। जब A11 निकालेंगे इसका मतलब I की भी वैल्यू 1 है और J की भी वैल्यू 1 है। इस कंडीशन में रखो, ले जाके यहाँ से वैल्यू निकालो 1/2। I कितना आपके पास 1 है, J कितना आपके पास है, वो भी 1 है। तो यहाँ से मिलेगा क्या, 1/2 आपके पास 1 में से 3 जाएगा तो कितना मिलेगा, -2। लेकिन मॉडुलस के अंदर वैल्यू जो होती है वो कैसी निकल के आती है आपके पास, प्लस की आती है। तो काटोगे कितना मिल जाएगा, A11 आपके पास 1 मिलेगा। ठीक है ना। फिर इसी तरीके से हम देख रहे हैं क्या, A12। आओ देखते हैं A12 कैसे देखेंगे। A12 के लिए ठीक है, A12 निकालेंगे तो आपके पास क्या है, कंडीशन में रखो। इस बार देखो I की वैल्यू कितनी है, सेम 1 ही है, लेकिन J की वैल्यू कितनी हो गई है, 2I है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 I आपके पास 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे 6, मॉडुलस में कितना बनेगा, -5 बाहर निकलेगा तो कितना बनाएगा आपके पास, 1/2 इंटू 5, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5/2। ये किसकी वैल्यू आई आपके पास, A12 की। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे क्या, अगला वाला A21 निकालेंगे। इस बार I की वैल्यू कितनी आपके पास है, 2 है, और J की वैल्यू कितनी आपके पास 1 है, मतलब 3 इंटू 1। तो 2 माइनस का 3 बन के आएगा। 2 माइनस 3 का मतलब क्या है आपके पास है, माइनस का 1, और माइनस का 1 मॉडुलस में क्या देगा आपके पास, प्लस का 1, तो मल्टीप्लाई होकर कितना होगा, 1/2। ये कितना निकल गया, A21। फिर आगे क्या है, A22 निकालते हैं। आओ, A22 का मतलब इस बार I की वैल्यू 2 है, J की भी 2 है, तो 1/2 I कितना हो जाएगा आपके पास, 2 माइनस का 3 इंटू 2, ये कितना बनेगा, 1/2। 2 कितना आपके पास है, ये है ही है, इधर कितना हो जाएगा, 6। 2 में से 6 जाए कितना, माइनस का 4 बचेगा, -4 मॉडुलस के अंदर से जब निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 होगा। मॉडुलस में कोई भी वैल्यू आपकी जो है नेगेटिव रखते हैं तो पॉजिटिव ही निकलती है। तो कितना आया, 2। ये 2 किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, A22 के। इतनी बात समझ में आई। अब आगे और देखते हैं हम लोग यहाँ से, नेक्स्ट क्या आपके पास है, कहाँ तक निकल गया, A22। अगला हमारे पास क्या है, A31 जब हम लोग देख रहे हैं तो 1/2। इस बार I की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 है, J की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 है। तो देखो यहाँ पे जब बन के आएगा आपके पास, यहाँ पे जो बनेगा 1/2 इंटू 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा, वो लोग कट के आपस में। तो जब जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास, 0 ही मिलेगा। तो A31 कितना मिल गया, 0। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे A32 देखेंगे तो I की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ 3 है, माइनस का J की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 2। तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, 1/2। यहाँ देखो 3 है, इसका मल्टीप्लाई 6 है। अब यहाँ पे देखोगे 3 माइनस का 6 क्या मिलेगा आपके पास, माइनस का 3 बाहर निकल के आएगा, कितना आएगा आपके पास, प्लस का 3, और मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं हम लोग क्या, 3/2।
2, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी A32। अब ये जो वैल्यू आप सारी निकाले हो ना एलिमेंट, इसको उठा के ले जाके कहाँ रख दोगे, अपने ये जो कंस्ट्रक्ट किए थे आप जनरल मैट्रिक्स में, जब यहाँ पे रख दोगे तो ये कितना मिल जाएगा आपके पास, बन के क्या आया मैट्रिक्स A इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे पहला एलिमेंट ढूंढो कहाँ, A11 कितना आया था आपके पास, A11 आया था यहाँ पे 1, ठीक, A12 कितना आया था आपके पास 5/2, ठीक है, और यहाँ पे देखोगे A21 कितना था आपके पास 1/2, ठीक, A22 कितना आया था आपके पास 2, और देखो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हो गया मैट्रिक्स, इसको और बड़ा बनाते हैं, हाँ बड़ा बनाएंगे जब यहाँ पे, इसको थोड़ा सा देखते हैं, हाँ यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा और खींच के बड़ा बनाते हैं। ये कितना आया था हमारे पास, A21 कितना था, यहाँ पे था A21 1/2 था, A31 कहाँ आपके पास, ये रहा, A31 कितना आ रहा था 0 आ रहा था, और A32 कितना आ रहा था 3/2 आ रहा था। देखो ये मैट्रिक्स हमारे पास बन के आई 3/2 की। अब देखो यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ और दे सकता, कंडीशन कोई और दे सकता, अभी एक्सरसाइज वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन है। तो ये आपके पास एक एग्जांपल था, मैंने प्रॉपर करके बताया कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं और इसमें और अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अगला कॉन्सेप्ट बहुत देखते हैं बच्चों, आगे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है। जैसे समझते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में किस किस टाइप की मैट्रिक्स है, जैसे कि हम लोग देख रहे थे आगे अभी एग्जाम्पल्स किए सारे। इसी तरीके से हम मैट्रिक्स को किस टाइप से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसमें है आपके पास पहला है कॉलम मैट्रिक्स। आपके पास पहला क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट है आपके पास क्या, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स होता क्या है, देखो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखेंगे, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। इस वर्ड को आप ध्यान रखेंगे कि आपके पास एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका आपके पास क्या हो, सिर्फ एक ही कॉलम हो। और समझते हैं इसके एग्जांपल्स को, ये तो बात थी ऐसे, इसके एग्जांपल्स को जब हम लोग देखते हैं तो इसका एग्जांपल क्या कहता है, इसके एग्जांपल को देखते हैं तो यहाँ पे देखोगे आप एक मैट्रिक्स ले रहे हैं हम लोग। मैट्रिक्स क्या हमारे पास है, A इक्वल टू, हमारे पास क्या था, एक ही कॉलम रिप्रेजेंट होना चाहिए, तो उसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कुछ एलिमेंट है 1 2 3। आप देखोगे यहाँ पे रो कितने आपके पास है, एक रो, दो रो, और आपके पास क्या है 3 रो, लेकिन कॉलम आपके पास कितना है, एक है, ठीक है ना। इसका मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास एक कॉलम हो और रो कितने भी हो सकते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। इसकी एक जनरल फॉर्म होगी, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं A इक्वल टू AIJ, ठीक है। फॉर्मेट क्या होता था, M क्रॉस N, यहाँ पे क्या होता था M क्रॉस N का। तो यहाँ पे जरा देखना, आपके पास N क्या होता था, कॉलम, M क्या होता था, रो। तो यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, M आपका रो कोई कितना भी हो सकता है, लेकिन कॉलम आपके पास 6 है। कॉलम कितने होंगे, एक ही होने चाहिए। तो ये आपका क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। आगे हम लोग देखते हैं इसी में रो मैट्रिक्स क्या होता है। अगला है आपके पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में सेम इसी का रिवर्स होगा, उल्टा क्या कहता है कि अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। आपके पास क्या है, ओनली वन रो, एक रो होना चाहिए। एक रो होने का मतलब है आपके पास एक रो हो, कॉलम चाहे जितने हो सके। अब एक रो के लिए देखो आप यहाँ से एग्जांपल बनाओगे, एक मैट्रिक्स ले रहे हैं हम लोग A इक्वल टू 1 2, ये कॉमन है, रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, क्या ले रहे हैं इसमें, 1 ले लिया मैंने, 2 ले लिया मैंने, 3 ले लिया, ठीक। यहाँ पे देखोगे आपके पास रो तो एक ही है, लेकिन कॉलम कितने आपके पास है, एक कॉलम, दो कॉलम, और आपके पास क्या है 3 कॉलम। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास आपके पास एक ही रो होगा और कॉलम क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, रो मैट्रिक्स। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जनरल फॉर्म क्या होगी आपके पास, A इक्वल टू, ये जनरल फॉर्म जो है ना, ये ऐसे लिखा मिल सकता है, आप इसको दिखा सकते हो। एक रो होगी, रो तो फिक्स रहेगी, लेकिन कॉलम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, N से। तो कॉलम आपके पास कई सारे हो सकते हैं, लेकिन रो आपके पास क्या होगा, एक ही होगा, ठीक। ये समझ में आया कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स। आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्या है इसमें,
अगला समझते कौन सी मैट्रिक्स है आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखोगे स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या फॉर्मेट है, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम is said to be a square matrix. Thus an m into n matrix is said to be a square matrix if m equal to n is known as a square matrix. ये बात ऐसी सी डेफिनेशन की हवा में ऐसे लग रहा होगा इधर से आई इधर से निकल गई, ठीक है। लेकिन हम लोग देखते हैं इसको अपने लैंग्वेज में कि क्या इजी बना सकते हैं हमने, कि आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। सीधी सी बात, आप इतना ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो उसमें नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ रो हमेशा किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ कॉलम के, नंबर ऑफ कॉलम के, ठीक है ना। ये वर्ड आप इतना ध्यान रखेंगे कि हमेशा जो नंबर ऑफ रो होगा वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ कॉलम के। कि एक मैट्रिक्स में जब रो और कॉलम की संख्या सेम होगी तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल के लिए जैसे आप देख सकते हो, एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ मैं, उसको सेलेक्ट करके हमने बनाया 1 2 3 माइनस का 1 4 5 6 7 8। ये मैट्रिक्स देखो आपके पास 3 ही रो हैं, 1 रो 2 रो 3 रो, और 3 ही आपके पास क्या है, कॉलम है। तो 3x3 की मैट्रिक्स है ये, 3x3 की मैट्रिक्स है, तो ये कैसी मैट्रिक्स कहलाएगी आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स। और भी मैट्रिक्स बन सकती है आपके पास, 2x2 की भी मैट्रिक्स हो सकती है, जैसे हमने ले लिया 1 2 3 4। इसमें भी देखो 2 रो 2 कॉलम है, तो ये कैसी मैट्रिक्स आपके पास है, 2x2 की मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन, जैसे हमने बोला नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होगा, तो रो को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, m से, और कॉलम को किससे करते थे, n से। तो हमेशा ध्यान रखेंगे m इक्वल टू n के बराबर जब भी होगा वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आया होगा, आई होप। आगे देखते हैं क्या होगा हमारे पास। यहाँ पे नेक्स्ट मैट्रिक्स का आपके पास है डायगोनल मैट्रिक्स। ये देखोगे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं। आइए हम लोग इसको देखते हैं कि इसको ऊपर लगाते हैं, फिर समझते हैं क्या है इसका मतलब। ठीक है, ये दिख रहा है आपको प्रॉपर। अब ये आपके पास एक क्या कह रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स बी इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एम इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, दैट इज अ मैट्रिक्स बी इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एम इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। और कुछ कंडीशन दी गई है, इन कंडीशनों को हम लोग देखते हैं क्या है और समझते हैं ये मैट्रिक्स क्या है। ये प्रॉपर आपको दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा तो मैं बड़ा कर दे रहा हूँ थोड़ा सा और, ठीक है ना। अब यहाँ से समझते हैं डायगोनल ये तो था कि आपके पास एक लैंग्वेज थी, इस लैंग्वेज को किस तरीके से हम समझ सकते हैं वो आओ देखते हैं। जब हम यहाँ से देखेंगे इसको तो हम लोग देख रहे हैं कि आप किस तरीके से इसको कर सकते हो। कि कहने का मतलब बस इतना ध्यान रखना है आपको कि जब भी कोई मैट्रिक्स डायगोनल होगी इसका एक जो फॉर्मेट बनेगा ना, यहाँ मान लो बी के फॉर्मेट में दिया गया, इससे कंफ्यूज मत होना। आप चाहे ए मैट्रिक्स बना लो, अगर बी बना रहे हो तो अंदर बी आई जे बनेगा, ए बना रहे हो तो अंदर ए आई जे बनेगा, तो इससे कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले ये ध्यान रखो कि कोई अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसको सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा तो उसके रो और कॉलम कैसे होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ से हम लोग जो मैट्रिक्स बना रहे हैं वो लेके चल रहे हैं हम लोग ए इक्वल टू, डायगोनल की बात कर रहे हैं तो डायगोनल कहता है कि आपके पास मान लो कोई एलिमेंट है 2 0 0 0, मैंने यहाँ 4 ले लिया 0, और यहाँ पे कितना ले रहे हैं 0 0, ये मैंने बना दिया यहाँ पे 3। देखो सबसे पहले ये चेक करोगे क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल 3 रो 3 कॉलम है, तो कैसे आपके पास है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल की क्या कंडीशन कह रहा था, डायगोनल की कुछ कंडीशन दी गई है। क्या कहता है कि जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं ना, उन एलिमेंट्स को छोड़ के,
ठीक है। बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो कैसे होते हैं, जीरो होते हैं। आप इसको एक तरीके से इस तरीके से भी देख सकते हो, जो ये कंडीशन दी गई, एक कंडीशन आपके पास क्या है, बी आई जे इक्वल टू कब जीरो हो रहा है, व्हेन आई डज नॉट इक्वल टू जे के कंडीशन पे, ठीक है। इस बात को समझते हैं। आओ अगर इन मैट्रिक्स को तो हम देखो जरा यहाँ पे बनाते हैं जनरल फॉर्म में। अगर मैं बोलूँ A11 है, 2 कहाँ रखा है, A11 पे, A12 पे क्या आपके पास है, 0 है, A13 पे क्या है आपके पास, ये पीछे अभी वीडियो में बता चुका हूँ मैं कैसे बना रहे हैं जनरल फॉर्म। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। फिर हम देख रहे हैं क्या, A21, A22, A23 और देख रहे हैं क्या, A31, A32, A33, ये 3/3 की हमारे पास मैट्रिक्स है। इस कंडीशन को समझने के लिए हम इसको जनरल फॉर्म में लिखें। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो आपके पास i डज नॉट इक्वल टू j के बराबर होंगे वो सारे कैसे होंगे, आपके पास जीरो होंगे। यहाँ देखो इस वाले एलिमेंट को हम i बोल रहे थे और इसको हम लोग j बोल रहे थे। यहाँ देखो A11 में i कितना 1 है, j कितना है 2, इसका मतलब 1 कभी 2 के बराबर तो होगा ही नहीं, तो ये वाला एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा। ये कितना आपके पास A1 है, I1 है और J कितना है 3 है, 1 कभी क्या 3 के बराबर होगा नहीं, तो ये भी कैसा आपके पास है, जीरो। यही इसने कह रखा है जहाँ पे i डज नॉट इक्वल टू j होगा वहाँ पे आपके पास जो एलिमेंट होगा वो कैसा होगा, जीरो होगा। और जहाँ पे आपके पास दोनों इक्वल होंगे वहाँ पे कोई ना कोई आपके पास वैल्यू होगी। तो ये डायगोनल की कंडीशंस और डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में समझ गए। ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट जीरो ना हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसे होंगे, जीरो होंगे, वो कंडीशन भी हमने बता दी। i डज नॉट इक्वल टू जहाँ पे j होगा वो वाले एलिमेंट्स कैसे होंगे, जीरो। जहाँ पे i j दोनों इक्वल होंगे वो कैसे कहलाएंगे आपके पास, डायगोनल मैट्रिक्स। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग, डायगोनल के बाद कौन सी मैट्रिक्स आपके पास आती है, डायगोनल के बाद आता है आपके पास, इससे पहले आप देखोगे डायगोनल है, डायगोनल के बाद है आपके पास एक मैट्रिक्स और होती है जिसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स। पीपीटी में ऐड नहीं है, मैं स्केलर मैट्रिक्स आपको अलग से बता दे रहा हूँ। स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है आपके पास कि यहाँ समझ लो, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स को भी आपको क्या होना पड़ेगा, सबसे पहले स्क्वायर होना पड़ेगा। और स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, पहले तो स्क्वायर है, स्क्वायर के बाद ये क्या कहता है कि जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट कैसे हैं, वो सेम है, और नॉन डायगोनल कैसे हैं आपके पास, वो तो जीरो ही होंगे। अगर यहाँ पे हम इसको कंडीशन की बात बताएंगे तो जीरो क्या लिख सकते हैं हम, कब लिख सकते हैं, इफ जब i कैसा होगा आपके पास, डज नॉट इक्वल टू j के। और जब हमारे पास i j के बराबर होगा तो यहाँ पे बस इतना ध्यान रखें कि एक फिक्स वैल्यू मिलती है। फिक्स वैल्यू का मतलब क्या, जैसे हमने एक मैट्रिक्स बनाया उसमें हम कुछ एलिमेंट ले रहे हैं, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है ना। इतना ध्यान रखें कि जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे ना वो कैसे होंगे आपके पास, सेम होंगे, ठीक है। सेम का मतलब है प्रॉपर एक देखो वैल्यू आपके पास आ रही है k, अगर ये एलिमेंट सेम है तो आपके पास ये कैसे कहलाएंगे, स्केलर मैट्रिक्स। ये और किस तरीके से बन सकते हैं, यहाँ पे देख लो एक मैट्रिक्स है, ये हम इसमें ये भी ले सकते हैं, जैसे हमने बनाया रूट का 3 0 0 0 रूट का 3 0 0 0 और इधर कितना ले रहे हैं, रूट का 3। ये मैट्रिक्स देखो 3/3 की है, ठीक है ना। तो ये भी देखो आपके पास डायगोनल एलिमेंट कैसे हैं आपके पास, सेम है, और नॉन डायगोनल वाले तो जीरो है ही है। अभी मैंने बताया था i डज नॉट इक्वल टू j के बराबर है, तो वो कैसे आपके पास आ रहे हैं, जीरो पे आ रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बनता है, वो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ समझते हैं। हमने 3 मैट्रिक्स देखा आपस में, तीनों कौन कौन सी थी, पहले आपके पास था स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, क्या है आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा क्या आपके पास था, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। और तीसरा आपके पास क्या है, तीसरा आपके पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स।
हमने देखा था कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स था उसको सबसे पहले डायगोनल भी बनना पड़ा और क्या बनना पड़ा, स्केलर भी बनना पड़ा। तो यहाँ से एक चीज़ बताओ, डायगोनल जो स्केलर मैट्रिक्स उसके भी नॉन जीरो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है और जो डायगोनल थे उसके भी नॉन जीरो थे। तो एक बात समझ में आ रहा है कि यहाँ से सारी स्केलर मैट्रिक्स को हम डायगोनल बोल सकते हैं, बोल सकते कि नहीं बोल सकते, क्योंकि डायगोनल की डेफिनेशन यही कह रहे थे। लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट है ना उनको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। इतनी बात समझ में आई। ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल, बट डायगोनल को जो है हम सारे डायगोनलों को स्केलर नहीं बोल सकते हैं। ये थे हमारे पास कुछ टाइप इसमें डायगोनल के और स्केलर के, और हमने क्या देख लिए, स्क्वायर के। अगला देखते हैं हम लोग और क्या है। अगला नेक्स्ट जो आपके पास इसमें है वो है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहता है ये समझते हैं। आओ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जब हम लोग बात करेंगे तो अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहता है, देखो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, आइडेंटिटी को भी क्या बनना पड़ रहा है आपको, स्क्वायर बनना पड़ रहा है। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट इन द डायगोनल्स आर 1 and rest all zeros is called a identity matrix. in other words में क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल टू AI n क्रॉस n, मतलब सीधे सीधे ध्यान रखोगे, चाहे आपका आइडेंटिटी हो, चाहे स्केलर हो, चाहे आपका डायगोनल हो, सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा, उसको स्क्वायर बनना पड़ेगा। स्क्वायर का मतलब रो और कॉलम कैसे होंगे, सेम होंगे यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग आओ समझते हैं क्या बना रहे हैं। जैसे हमने एक मैट्रिक्स बनाया A इक्वल टू, एक बात और ध्यान रखना इसमें बहुत जो इंपॉर्टेंट है, जब भी हम इसमें आइडेंटिटी की बात करेंगे, जैसे हम क्या बोल रहे हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की जब हम लोग बात करते हैं तो आइडेंटिटी के केस में क्या आपके पास दो एलिमेंट यूज करोगे, 0 और 1, ठीक है ना। अब यहाँ से हम एक मैट्रिक्स बना रहे हैं, मैट्रिक्स ध्यान रखना सबसे इसको क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर। यहाँ पे मैट्रिक्स ले रहे हैं हम लोग और जो आइडेंटिटी बना रहे हैं इन्हीं एलिमेंट्स में बना सकते हैं हम लोग, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमने 3x3 की एक मैट्रिक्स बनाया है। और इस मैट्रिक्स में देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, जो आई इक्वल टू क्या है, जे है, उसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, 1 होगी। यहाँ देखो अभी फॉर्मेट बनाए थे ना जो जनरल वाला फॉर्म था आपके पास, अगर इसको रखेंगे तो क्या था, A11 A12 A13 A21 A22 A23, अगला क्या था A31 A32 और A33। यहाँ देखो आई जे यहाँ बराबर है, आई जे यहाँ बराबर है, आई जे यहाँ बराबर है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। तो ये देखो आपके पास क्या बना रहा, 1, ठीक ना। बाकी जो डिफरेंट है, आई डज नॉट इक्वल टू जे कहाँ पे है, ये दोनों है, ये है, ये है, ये सब है। तो इसकी जगह क्या आपके पास, इसकी वैल्यू कितनी दी गई आपके पास, 0 है। तो एक बात समझ में आ रहा है कि यहाँ से कि जितने भी आइडेंटिटी एलिमेंट्स होंगे उनका जब हम मैट्रिक्स बनाते हैं, जैसे ये 3x3 का, इसको हम एक नाम से और बोल सकते हैं, इसको हम I3 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, I3। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे जरा बताना I2 की मैट्रिक्स क्या बनेगी, 2 का मतलब है आपके पास है 2 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर के लिए क्या लेंगे, 1 0 0 1। तो ये किसकी मैट्रिक्स बन जाएगी आपके पास, 2x2 की मैट्रिक्स हो जाएगी। कैसी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इतनी बात आई होप समझ में आया होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें क्या आपका जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। क्या है आपके पास, जीरो मैट्रिक्स। और देखते हैं जीरो मैट्रिक्स क्या कहता है। जीरो मैट्रिक्स से समझ में आ रहा कि अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इसको किस नाम से और जानते हैं हम लोग, नल मैट्रिक्स, जिसमें कह रहा इफ ऑल इट्स एलिमेंट आर जीरो। जिस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट आपका जीरो होंगे वो कैसी कहलाएगी आपके पास, जीरो मैट्रिक्स। तो कुछ बना लेते हो, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स के लिए जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स, उसके कुछ एलिमेंट मैंने रख दिया 0 0। ये मैट्रिक्स कैसी आपके पास है, 2 ऑर्डर की 0x0 की मैट्रिक्स है। क्लियर है ना। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, जीरो मैट्रिक्स, या इसी को हम किस और नाम से जान सकते हैं, नल, ठीक है। नल मतलब खाली, ठीक है ना, नल मैट्रिक्स। तो नल, बस इतना ध्यान रखना, जिस भी मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट्स कैसे हो, जीरो हो, वो क्या कहलाएंगे आपके पास, नल। अगला देखते हैं, अगला क्या टाइप इसमें बनता है। जो नेक्स्ट टाइप है आपका वो क्या है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स।
इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से ही समझ में आ रहा है। एक बात बताओ, जैसे कि हम लोग समझते हैं कि किसी चीज़ को इक्वल कैसे बताएंगे, जब दो पोर्शन होंगे, इसका मतलब है कि एक छोटा होगा या बड़ा होगा, कैसे कंपेयर करेंगे, इक्वल कैसे बताएंगे, कहीं ना कहीं हमारे पास दो मैट्रिक्स होगी, तभी ना बात बनेगी कि दोनों मैट्रिक्स में कौन सी मैट्रिक्स इक्वल है कौन सी नहीं है। अब अकेले को ही कैसे बता सकते हैं खुद में इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप जब भी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात करोगे, दो मैट्रिक्स बोलोगे, यहाँ पे एक ये मैट्रिक्स है एक ये मैट्रिक्स है। डेफिनेशन क्या कहता है कि टू मैट्रिक्स, एक क्या आपके पास है ए एंड बी, आर सेड टू बी अ इक्वल मैट्रिक्स। इनको इक्वल मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जिसका पहली कंडीशन होना चाहिए दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। ये किस में होने चाहिए, आपके पास सेम ऑर्डर में होने चाहिए। दूसरी बात क्या कह रहा है, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी दैट ए आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे। इसका मतलब समझते हो क्या है, यहाँ से हम समझते हैं कुछ अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से। यहाँ देखो एक मैट्रिक्स का जो फॉर्मेट दे रखा वो कैसा है, ए आई जे, और यहाँ पे किस फॉर्मेट में रहेगा, एम क्रॉस एन। दूसरी मैट्रिक्स आपके पास बी दे रखा है, इन्होंने किस हिसाब से दे रखा, बी आई जे, ये कैसा आपके पास है, ये भी है ऑर्डर में एम क्रॉस एन के। अब ये एलिमेंट हम कह रहे हैं दोनों के सेम है, दोनों के सेम होने के लिए सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, दोनों के ऑर्डर कैसे होंगे, सेम होंगे। और जब ऑर्डर सेम होंगे, जैसे यहाँ पे देखो मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ खुद से, हमने लिया x 3 2 और हमने ले लिया क्या, यहाँ मैं ले रहा हूँ 3 और ये मैंने ले लिया y, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। और दूसरी मैट्रिक्स हम ले रहे हैं बी मैट्रिक्स हम ले रहे हैं यहाँ पे 2 4 3 और यहाँ मैंने ले लिया 5, ये भी एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कितना आपके पास 2/2, इसका ऑर्डर कितना आपके पास 2/2। सबसे पहली कंडीशन क्या थी, ऑर्डर दोनों के कैसे होने चाहिए, सेम। अगर दोनों के ऑर्डर सेम है तो हम क्या कह रहे हैं, ए किसके बराबर है आपके पास, बी के। ए की मैट्रिक्स कितनी थी आपके पास, x 3 और y, ठीक। इक्वल किसके आपके पास है, बी कितना आपके पास है 2 4 3 और 5। ये बात समझ में आया, पहली कंडीशन के हिसाब से इनके ऑर्डर सेम थे तो हमने क्या रख दिया, इक्वल रख दिया। अब ये कह क्या रहा था कि जो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, करस्पॉन्डिंग का मतलब है पहले मैट्रिक्स में जो पहले रो पहले कॉलम पे एलिमेंट रखा है, दूसरे मैट्रिक्स के पहले रो पहले एलिमेंट्स के क्या रखेंगे आप, बराबर रखेंगे। यहाँ से हम देखेंगे x किसके बराबर आपको मिलेगा 2 के, ठीक है ना। यहाँ से हम देखेंगे 3 किसके बराबर होगा 4 के। इसी तरीके से हम देखेंगे इस वाला एलिमेंट यहाँ पे 4 के बराबर होगा, y किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, यहाँ से 5 के बराबर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो ये आपके पास से कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे इक्वल ऑफ मैट्रिक्स क्या होती हैं, इक्वालिटी बोल सकते हैं हम लोग, ये सारे कॉन्सेप्ट से जो आपके यहाँ कहाँ तक यूज होंगे आपके पास। एक्सरसाइज आप देखोगे जब 3.1, एक्सरसाइज 3.1 से पहले ये सारा कॉन्सेप्ट यूज होगा। इसके बाद पहले इसको आप अच्छे से पढ़ें, सारा कॉन्सेप्ट सीखें, फिर हम लोग देखेंगे कि इसकी एक्सरसाइज क्या आगे हम लेकर आएंगे। इसमें देखो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हैं, किस तरीके से इस क्वेश्चनों को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। एक्सरसाइज में सारा कराऊंगा टोटल। और कैसी लगी आपको ये वीडियो, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। कंटेंट कैसे था कमेंट में ज़रूर बताएं, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।